एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताब है? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। देखिएगा, बायोलॉजी मैंने स्टार्ट की है, थोड़ा मैं इंट्रो दे देता हूं आपको बायोलॉजी का, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो आज का जो हमारा सेशन है वो सेल से स्टार्ट होगा। सेल वो सेल जिससे मिलकर मेरी बॉडी का निर्माण हुआ है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो किससे बनता है? सेल से बनता है। देखिए, बायोलॉजी क्या होती है? बायो प्लस लॉजी। अगर मैं बात करूं, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर मैं कहीं पर भी लिविंग की स्टडी कर रहा हूं तो उसको मैं क्या कहता हूं? बायोलॉजी कहता हूं। क्वेश्चन हमारे मन में एक उठता है कि सर जी ये लिविंग क्या है? सर जी ये लिविंग क्या है? लिविंग किसको कहेंगे हम? कई बच्चे कहते हैं कि सर जी जो सांस लेता है उसको हम लिविंग कहते हैं, कोई कहता है कि हम चलते हैं उसको लिविंग कहते हैं। नहीं भी, लिविंग कौन है? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, लिविंग वो चीज है जिसके पास सेल है। जिसके पास सेल है, जो भी कोशिका से मिलकर बना है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। मतलब जिसके पास सेल वो लिविंग। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बॉडी की फॉर्मेशन कैसी हुई है? वो सेल से हुई है। फंडामेंटल यूनिट क्या रखी इसने? यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, साइंस में कहीं पर भी यूनिट आए, यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी, एंड फंक्शनल का मतलब सबसे जरूरी, यानी कि ये सबसे छोटी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका मतलब होता है यूनिट। लाइफ या फिर बॉडी, लाइफ या बॉडी, मेरे शरीर की जो सबसे छोटी और सबसे फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन है? सेल है। फंक्शनल क्यों है सर जी? देखिए, सेल से ही, सेल यानी कि कोशिका से ही मिलकर हमारे टिश्यू बने होते हैं, और जब टिश्यू जुड़ते हैं, देखिए सेल जुड़ेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, और जब टिश्यू जुड़ेंगे तो आपके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी ऑर्गन आपकी बॉडी में हैं उनकी फॉर्मेशन करेंगे, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके पास जीवित, जितने भी लिविंग आपके पास ऑर्गेनिज्म है उनको बनाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूं बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ये जो सेल जो होती है ये बॉडी की सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है, लेकिन सबसे जरूरी होती है, फंक्शनल होती है, क्योंकि बॉडी का निर्माण ही सेल से होता है। इसी से मिलकर जो है बॉडी का निर्माण होता है। स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को, स्टार्ट करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ सेल, यानी कि सेल को, क्योंकि बायोलॉजी जो है किसके ऊपर टिकी है? सेल के ऊपर टिकी है। सेल से ही आगे सभी चीजों की फॉर्मेशन होती है। सेल जरूरी क्यों है सर जी? देखिए, मेरी बॉडी में अरबों खरबों सेल हैं, ये निप पॉइंट पे भी लाखों सेल हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं मेरी बॉडी की फॉर्मेशन जो है सेल से हुई है, और जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे किसके लिए हैं? सेल के लिए हैं। मैं खा रहा हूं तो कहां जा रहे हैं? सेल के पास जा रहे हैं। मैं ग्रोथ कर रहा हूं, यानी कि मैं पहले छोटा था आज बड़ा हो गया, यानी कि ये जो ग्रोथ है ये भी किसकी वजह से हो रही है? सेल की वजह से। पहले कम सेल थी, आज ज्यादा सेल हो गई हैं, यानी कि सेल बहुत ज्यादा फंक्शन करती है। अगर मैं सेल की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि हाँ जी सर, हमें इस टॉपिक को करना चाहिए। देखिए, सेल की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो आपकी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? सेल की वजह से। एक मतलब जब हम छोटे थे तो कम सेल थी, आज बड़ी सेल हो गई है। और जितनी भी रिकवरी होती है बॉडी की, देखिए रोज बॉडी जो है रिकवरी जितनी भी रिकवरी होती है डेली जो है, हम वर्कआउट करते हैं या चलते फिरते हैं तो बहुत सी मसल्स टूटती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो बहुत सी सेल टूटती हैं। अब वो सेल जब दोबारा आ जाएंगी, यानी कि सेल की जो है ग्रोथ हो जाएगी, तो ही हमारी क्या होगी? रिकवरी होगी। आप सोचते हो थकान क्या है? हम थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलने के बाद पेन होने लग जाता है, यानी कि हम चलते हैं तो हमारी मसल या सेल जो है ब्रिक होती हैं, और वो टूटने के बाद उनको दोबारा बनना जरूरी है। और वो दोबारा बनती किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। यानी कि जब सेल
ग्रो करेंगी, सेल डिवाइड करेंगी तो ग्रोथ होगी और बॉडी की रिकवरी होगी। उसके बाद वास्तव में जो हमें एनर्जी मिलती है, जो मैं आज बोल रहा हूं, तो ये एनर्जी की वजह से बोल रहा हूँ, एटीपी की वजह से बोल रहा हूँ। और ये एटीपी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, यानी कि सेल एनर्जी भी देता है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है आपका वो है रिप्रोडक्शन। देखिएगा, आज हम मतलब अपने माता पिता से हम आए, हमसे हमारे बच्चे होंगे, यानी कि ये जनरेशन चली आ रही है, माता पिता से बच्चे, फिर बच्चों से उनके बच्चे। ये जनरेशन कैसे चल रही है, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब न्यू बेबी की फॉर्मेशन होना। और न्यू की फॉर्मेशन भी कौन करती हैं, आपकी सेल ही करती हैं। देखिए, मेल की स्मॉलेस्ट सेल जैसे कि स्पर्म है, फीमेल की ओवम है, दोनों मिलते हैं जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एक छोटा जो है आप ये मान के चल सकते हो एक एग है, और वो एग फर्टिलाइज होकर, मतलब आप ये मान सकते हो डिवाइड होकर बहुत सी सेल करके एक पूरी की पूरी जो है बॉडी बन जाती है, या फिर एक बेबी फॉर्म हो जाता है। और वो बेबी धीरे धीरे जैसे जैसे सेल ग्रो करती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो बड़ा होता जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं सेल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिकवरी, एनर्जी, मतलब जितने भी काम हैं वो सारे कौन करती है, सेल करती है। तो मैंने अभी क्या कहा, छोटी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा खोटी है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा फंक्शनल है, बहुत ज्यादा इसके काम है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब सेल, यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजों को पढ़ेंगे। एक तो सेल होती है प्लांट की, भाई मैंने क्या कहा आपको, सेल किसके पास होती है, लिविंग के पास। अब लिविंग कौन है, प्लांट है और एनिमल है, प्लांट है और एनिमल है। अब देखिएगा, एनिमल बहुत छोटे छोटे भी हैं और प्लांट जो है वो अलग हैं। तो एनिमल्स की सेल्स को भी देखेंगे हम, प्लांट्स की भी सेल को देखेंगे, ठीक है। इनकी सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेल जो होते हैं, सेल, उन सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे, इन सभी को देखेंगे ये करते क्या हैं। मेन जो आपका मोटो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि टारगेट होना चाहिए फंक्शन के ऊपर। सर जी करते क्या है, देखिए साइंस को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जानना है ये चीज है क्या। सर जी इस चीज से हम बने हैं, इस सेल से, इसके अंदर क्या क्या चीज है, आपके पास एक जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ आज मैं जान के रहूंगा कि ये सेल क्या है, करती क्या है, कैसे करती है, मतलब इतनी जिज्ञासा, तीव्र इच्छा जो है आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं आपको सेल करवा रहा हूं, यानी कि आपकी बॉडी की फॉर्मेशन करवा रहा हूं, तो आपको एक एक चीज जो है अच्छे से जानते चलना है। देखिएगा, बेसिक यूनिट ऑफ सेल के बारे में सबसे पहले मैं इसकी बेसिक चीजें बताता हूं। जो सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता था सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी, तो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। देखिएगा बच्चा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं यहाँ पर, जो रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी वो डेड सेल थी। वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। डेड सेल मतलब लिविंग सेल नहीं थी। अब आप कहोगे कि सर डेड सेल का मतलब क्या है, देखिए इसने क्या किया था, एक प्लांट का कोर्क लिया था, यानी कि पेड़ की छाल ली थी और उस छाल को माइक्रोस्कोप में देखा था, यानी कि वो पेड़ की कोर्क जो था, वो ये जो छाल जो थी वो एक डेड सेल थी। तो ये डेड सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। अब आप कहोगे कि सर फिर लिविंग सेल की खोज किसने की, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग सेल जो थी इसकी डिस्कवरी जो है वो ल्यू वॉन हॉक ने की थी। किसने की थी, ल्यू वॉन हॉक, एंटोनियो ल्यू वॉन हॉक, एवी ल्यू वॉन हॉक ने जो है लिविंग सेल की खोज की थी। किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। इसने बैक्टीरिया को खोजा था और बताया था कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक लिविंग सेल से बना हुआ है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल को खोजा था, तो डेड सेल थी। हालांकि फर्स्ट टाइम सेल किसने बताई थी, रॉबर्ट हुक ने बताई थी, लेकिन लिविंग सेल ल्यू वॉन हॉक ने बैक्टीरिया के ऊपर खोजी थी। ठीक है भाई, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, यानी कि एक सबसे छोटा है जिससे पूरा का पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। एवरी एनिमल एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ द मिलियन ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया ना, हर एक एनिमल और हर एक प्लांट बहुत से मिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है। ये जरूरी नहीं है, ये डेटा जरूरी नहीं है कि बहुत से मिलियन सेल से ही बना हो। देखिए एनिमल इतने छोटे छोटे हैं, बहुत से एनिमल हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये ऐसे एनिमल भी हैं जो केवल एक सेल से भी बने हुए हैं, यानी कि वो जो है केवल यूनिसेलुलर भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं। हम आगे पढ़ेंगे
कि एनिमल, प्लांट तो मल्टी सेलुलर ही होते हैं, प्लांट को तो आप भूल ही जाओ, वो यूनिसेलुलर नहीं होते, लेकिन एनिमल बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये जो होते हैं वो एक सेल से भी बनते हैं और अनेकों सेलों से भी बनते हैं, जैसे कि मैं बना हुआ हूँ। नेक्स्ट, दो सेल डिवाइड एंड गिव मैनी अदर सेल्स। मैंने आपको कहा ना कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके बॉडी की ग्रोथ करती हैं, बहुत सी सेल बनाती हैं, सेल बनेगी तो बॉडी की ग्रोथ होगी या फिर रिकवरी होगी, और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और जो आपकी जो इस सारा सिस्टम का आप अध्ययन करते हो कि क्या सेल है, कैसे डिवाइड होती है, कैसे सेल से दो सेल बनती हैं, दो सेल से चार बनती हैं, ग्रोथ होती है, रिकवरी होती है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है किसके अंदर पढ़ते हैं, साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एक चीज़ और लिख लेना, ग्रुप ऑफ सेल जो है, ग्रुप ऑफ सेल जो है, जब सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, उत्तक की फॉर्मेशन करती हैं। हिंदी है ये, आप पढ़ लेना, मैं आपको साथ के साथ हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये जो है बाईलैंग्वेज वाला फंडा नहीं होना चाहिए, जो भी हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। मैं यहीं पर बता देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले कोशिश करना टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही आप करो, जैसे कि यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय मत करना, इनको आप यूनी ही करना, क्योंकि कई दफ़ा एग्जाम में यूनिसेलुलर को ऐसे लिख दिया जाता है, यूनिसेलुलर, ठीक है, उस टाइम पर हमारा जो हिंदी है वो हिंदी हो जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सेल के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर, जैसे कि ये सेल है, सेल की आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, बीच में जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये 3 ही पार्ट होते हैं। फिर आप कहोगे कि सर जी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर, इस द्रव के अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गन्स बोलते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो आपसे कभी पूछे कि सेल के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 ही पार्ट होते हैं। उसके बाद द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एन प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इसके अंदर का पूरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या कहा, आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। बट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इस सारे को ऐड कर दिया जाए, देखिए इसने क्या कह रखा है, इसने यही कह रखा है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत सी जगह पे ये चीज बढ़ा दी जाती है कि साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये बात गलत है। देखिए साइटोप्लाज्म ये जगह है और प्रोटोप्लाज्म जो है पूरी जगह है, इस बात को याद रखिएगा। स्लाइडन और शवान ने, स्लाइडर और शवान को याद रखिएगा, इन दोनों ने ना क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। तो आपको ये किसने बताया था कि जो बॉडी की बेसिक यूनिट है वो सेल है, स्मॉलेस्ट जो है वो सेल है, ये किस में बताया गया था? सेल थ्योरी के अंदर बताया गया था। यानी कि सबसे छोटी जो चीज है वो सेल है, ये बात सेल थ्योरी में स्वान और स्लाइडन ने बताई थी। स्वान और स्लाइडन ने एक चीज और बताई थी कि इस यूनिवर्स की, इस धरती की स्मॉलेस्ट सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल जो है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, ये जो है आपकी साइटोप्लाज्म, सॉरी माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है, गैलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम जो है स्मॉलेस्ट सेल है, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, 0.1 माइक्रोमीटर, दिखेगी भी नहीं, इतनी छोटी होती है, इससे छोटी इस धरती पे कोई भी सेल नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी की, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो ये आपकी ऑस्ट्रिच एग होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल जो होती है वो लार्जेस्ट सेल होती है, लगभग 15 माइक्रोमीटर की होती है, 15 माइक्रोमीटर की होती है। सेल को माइक्रोन मीटर में मापा जाता है क्योंकि सेल बहुत ही छोटी होती है। तो सबसे स्मॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और सबसे बड़ी जो है वो ऑस्ट्रिच एग। ये यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे कही ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है तो ग्रेनुलम है। ब्रेन के अंदर एक सेल होती है ग्रेनुलम, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल है, और ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल तो वो ओवम है, फीमेल एग है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी से पूछे ना, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, तो आपको आंसर करना ग्रेनुलम, ग्रेनुलम कहाँ होती है? ये ब्रेन में होती है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट पूछे
तो आपको आंसर क्या करना है, तो आपको आंसर करना है ओवम या फिर फीमेल एग, फीमेल एग। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जो है सेल थ्योरी में जो है समान और स्लाइडर ने बताया था। देखिए सेल जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक होती है यूनिसेलुलर, नाम से स्पष्ट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक ही सेल से बने हो, वो यूनिसेलुलर कहलाती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बने हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब आप खुद सोच के देखो, इतने छोटे होंगे ये कि ये दिखेंगे नहीं, तो जितने भी न दिखने वाले होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगी है, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है। एल्गी को और फंगी को याद रखिएगा, एल्गी और फंगी जो हैं यूनिसेलुलर हैं, हालांकि ये प्लांट के अंदर आते हैं फिर भी ये यूनिसेलुलर हैं। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्म, ये सारे के सारे जो हैं आपके यूनिसेलुलर के ही उदाहरण होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब जो बहुत सी सेल रखते हैं, जैसे कि अपन सब हैं, जितने भी आप देख रहे हो, डॉग्स देख रहे हो, कैट, ह्यूमन बीइंग, जो जितने भी भैंस, गाय, जो भी चीज़ देख रहे हो आप, सारे के सारे आप हैं मल्टीसेलुलर हैं। प्लांट भी जो है आपके मल्टीसेलुलर हैं। तो आपसे पूछ सकता है यूनिसेलुलर कौन से होते हैं और मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं। अब देखिएगा, सेल जो होती है ना वो टू टाइप की होती हैं। सेल की टाइप कितनी होती है, दो होती हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। देखिए ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, एक यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टीसेलुलर। सेल की टाइप कितनी होती हैं, दो। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिएगा, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्रो पहले का समय आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, एंशियंट, ठीक है। तो जितनी भी प्राचीन समय की चीजें हैं, प्राचीन, नाम से स्पष्ट है प्राचीन। प्रो का मतलब होता है पहले की, और पहले की सभ्यता कैसी थी, अनडेवलप थी। पहले की सभ्यता कैसी थी, अनडेवलप थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल अनडेवलप होती है, यानी कि जिनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और बहुत से सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते। देखिएगा, इसने कुछ भी कह रखा हो, आपको याद रखना है, इसने क्या रखा है कि दैट नॉट कंटेंस ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रियन, यानी कि इसने क्या कहा कि मेम्ब्रिया का मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, मतलब ऑर्गन्स, मतलब बहुत से ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की है, ई कोली की है, माइकोप्लाज्मा की है, नोस्टोस की है, एनाबियासिया की है, मतलब ये जितनी भी सेल हैं ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। मतलब छोटे जीव जितने भी हैं वो बहुत प्राचीन हैं और उनकी सेल जो है वो अनडेवलप है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो अनडेवलप सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब प्राचीन, प्राचीन का मतलब अनडेवलप, और पुराने जो हैं वो छोटे जीव हैं। ऐसे करके आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। दूसरी सेल जो होती हैं आपके, देखिएगा इसके अंदर ही प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ये बता रखा है इसने। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है ये देख लेना। देखिए एक डेवलप सेल को जब आप देखोगे ना, जैसे कि मेरी सेल है, आपकी सेल है, इस सेल में हर सेल ऑर्गन मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, मतलब हर एक चीज मिलेंगी, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होती है उनमें कुछ ही चीज मिलेंगी, जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम। अब सिंपल सी बात है भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो अपने जैसी कॉपी दोबारा बनाएगा, अपने जैसी कॉपी का मतलब अपनी संतान को जन्म देगा, तो उसके लिए उसको जेनेटिक मटेरियल तो चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आरएनए और डीएनए और क्रोमोसोम, ये जो होते हैं ना, क्रोमोसोम डीएनए जो होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए जो होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। तो भाई जेनेटिक मटेरियल तो सिंपल सी बात है पाए जाएंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। लेकिन ये सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, सिंगल वाले पाए जाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद राइबोसोम भी पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गन पाया जाता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक यानी कि अपने वाली में भी पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक यानी कि छोटे जीव वालों में भी पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है वो
पाया जाता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, सभी ऑर्गन्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सेल वॉल इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट। देखिएगा इसमें डायग्राम दे रखा होगा, शायद ये दे रखा, देखिए सेल इसमें क्या क्या पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का है, प्राचीन सेल कह सकते हो आप इसको, जिस जो अनडेवलप है, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, इट इज अनडेवलप्ड सेल, अनडेवलप्ड सेल का है, जिसके अंदर देखो क्या क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म है, याद रखिएगा आपसे पूछ सकता है प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोइड डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है जितनी बार भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल वॉल भी है, कैप्सूल्स भी हैं, पिलस भी है, और फ्लैगेलम्स भी है, यानी कि ये जो चीजें जो हैं पाई जाती हैं, और ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट जो है वो राइबोसोम है। यही पूछा जाता है कि ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है वो आपका राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है भी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब अपनी सेल, अपनी सेल कैसी है, डेवलप सेल है, इसके पास न्यूक्लियस भी है, इसके पास सभी ऑर्गन्स भी हैं, जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन यूकैरियोटिक कहते हैं। एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे आपके हैं, डीएनए भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है, ये सारा का सारा आपको फंडामेंटल याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट भी देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ये डेवलप सेल है, आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं, मैं आगे इसका डायग्राम दिखाऊंगा कि सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गन होते हैं, वो सभी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक में। राइबोसोम लार्ज होते हैं, ग्रोथ रेट इज स्लोअर होती है, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, सभी के सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बात कह दी भाई इसने, ग्रोथ रेट स्लोअर होती है, स्लोअर किससे होती है, प्रोकैरियोटिक सेल से। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो हैं वो एक जगह पे जैसे ही आते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जल्दी 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 ग्रो करते हैं। लेकिन अपनी जो सेल होती है यूकैरियोटिक, उनकी जो है ग्रोथ रेट जो होती है वो बहुत कम होती है। ऑल यूकैरियोटिक हैव द एबिलिटी टू स्टोर द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। ये तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे आपकी यूकैरियोटिक हो, जेनेटिक या हेरिडेटियल इन्फॉर्मेशन तो आपको स्टोर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बगैर तो अगली मतलब जनरेशन संभव ही नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, जेनेटिक मटेरियल या हेरिडेटियल इन्फॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन, इनके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ही जो है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आगे लेके जाते हैं। चलिएगा सेल वॉल इज सिंपल, जिनकी सेल वॉल जो होती है वो सिंपल होती है। देखिएगा प्रेजेंस इन प्लांट एंड फंगी, एक बात याद रखिएगा, सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जैसे कि प्लाज्मा है, फंगी है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, इनके पास ही सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल के पास, एनिमल यानी कि अपन जो है एनिमल है अपन, ये बात याद रखना, अपने पास जो है क्या नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मा आर प्रेजेंट, ये सारी चीजें होती हैं। जीनोम, जीनोम रेफर्स टू द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, जीनोम होते हैं, डीएनए वगैरह सब कुछ होते हैं। क्रोमोसोम का भी सेट होता है, डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, जीन भी होती हैं, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल के पास पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा ये यूकैरियोटिक सेल है, मैं आपको डायग्राम दिखाना चाह रहा था ताकि आपको सारा का सारा फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें देखो ये जो बाहर जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो दिख रही है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। करती क्या है, एज ए प्रोटेक्शन का काम करती है। अंदर की चीजें अंदर रखती है, बाहर की चीजें बाहर। जो चीजें अंदर आनी है उनको अंदर आने देती है, जिसको बाहर निकालना है उसको बाहर निकाल देती है, यानी कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, ठीक है। उसके बाद बीच में है न्यूक्लियस, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि मैं अगर इस सेल को ऐसे ड्रॉ करूं, ये जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन कहो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो, बात एक ही है, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस का भी लिक्विड और साइटोप्लाज्म का भी लिक्विड, इन दोनों लिक्विड को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। अगर मैं न्यूक्लियोलस प्लस में साइटोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन दोनों लिक्विड को ऐड कर देता हूं तो ये प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। अब देखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गन होते हैं, बहुत से ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पूरी सेल के अंदर ये फैला हुआ होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर करता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जितने भी फूड मटेरियल हैं उनको पूरी सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? यही करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि वास्तव में एनर्जी का फॉर्मेशन, जो मैं बोल रहा हूं, जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाती है। यहां पर देखिए गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस भी इसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस या मैनेजर ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जितना भी मटेरियल अपन खाते हैं उन सभी मटेरियल को स्टोर करती है कौन भी? गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये वेस्ट मटेरियल का डाइजेशन करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। कई बार फट भी जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत से हैं, जैसे कि राइबोसोम है। राइबोसोम जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं सेल के अंदर, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप से कर देते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उनको रफ कहते हैं, और जो बिल्कुल चिकनी होती है उनको स्मूथ कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये देखिए, ये जिनके ऊपर ये राइबोसोम चिपके हुए हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपके हुए हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये सेल के जो है ऑर्गन्स होती हैं। जो आपकी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल इसमें नहीं दिखा रखी, मैं बता देता हूं। प्लांट सेल के पास कुछ ऑर्गन्स अलग होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। प्लास्टिड केवल किसके पास पाया जाता है? प्लांट के पास पाया जाता है, और प्लास्टिड की वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बना लेते हैं। देखिए, ये ऑर्गन अगर मेरे पास होता ना, इस ऑर्गन में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसकी वजह से ही प्लांट सनलाइट से खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक होते हैं। अगर वो वाला पार्ट इस सेल में, यानी कि मेरे वाली सेल में, आपकी सेल में होता, तो हम भी जो है कोई मिल गया वाला जादू होते, बाहर जाते, धूप लेते, एनर्जी बन जाती, यानी कि खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ऑर्गन अपने पास मौजूद नहीं है। साइंस कोशिश कर रही है, इस ऑर्गन को डेवलप करेगी, करके जो है हम भी क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रोपिक हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है अभी ऐसा। ठीक है, उसके अलावा इसके पास एक और सेल ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल। केवल ये दो ही ऑर्गन ऐसे होते हैं जो प्लांट के पास पाए जाते हैं, और ये जितने भी ऑर्गन होते हैं ये दोनों के पास पाए जाते हैं। प्लांट के पास वो अलग से पाए जाते हैं, उनको अपन याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स देख रखी है इसने, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल दिखा रखी है, यूकैरियोटिक सेल दिखा रखी है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक वे होती हैं जो प्राचीन होती हैं, अनडेवलप होती हैं, न्यूक्लियस वगैरह या सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, वायरस वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, इनकी सेल जो है वो क्या कहलाती हैं? वो जो है आपकी प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। नो ट्रू न्यूक्लियस इसमें हिंट दे रखी है। यूकैरियोटिक जैसे कि अपन है, प्लांट है, एनिमल है, इनकी जो सेल होती है उनके पास एट्रियो न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। पार्ट ऑफ सेल के पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिए हैं। सेल के मेनली 3 ही पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के बहुत से ऑर्गन पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। देखिएगा भाई, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो पाया जाता है सेल के ऊपर, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो करती क्या है? जो सेपरेट करती है इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटोरियर इन्वायरमेंट, मतलब आउट को इनसे अलग करती है। जैसे कि ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है अंदर की, तो बाहर वाले और अंदर वाले हिस्से को अलग करती है। इसका फंक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट्स को इन और आउट करना, न्यूट्रिएंट्स को इन और आउट करना इसका काम है। एज ए दीवार का काम करती है। आप जैसे घरों में दीवार करते हो, ऐसा काम करती है। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, कब की थी? 1665 में की थी। और इसका दूसरा नाम जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको आप याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका दूसरा नाम है। उसके बाद पार्ट ऑफ सेल में एक है
क्लाइक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? देखिए ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। मैं बता देता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का, कौन सी सेल मेम्ब्रेन, अपने अंदर नहीं होता ये, लेकिन ये प्रेजेंस किस में पाया जाता है? जो बैक्टीरिया और अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। देखिए ये इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास और कुछ तो होता नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है ना 3 लेयर्ड होती है, और 3 लेयर्ड में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, जैसे कि आपकी ये 3 लेयर हैं इसके पास, इसके पास बैक्टीरिया के पास, तो बैक्टीरिया की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल, इनके पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। तो यानी कि ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के बीच में बॉन्डिंग बनती है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, सेल वॉल। सेल वॉल अभी अभी मैंने आपको बताया ये अपने पास नहीं पाई जाती, पहला क्वेश्चन तो यही है, एनिमल के पास नहीं पाई जाती। पाई किस किस के पास जाती है ये क्वेश्चन देखना, ये किस किस में पाई जाती है? ये बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और प्लांट, इन 4 के पास जो है ये पाई जाती है। आपको याद रखना है किस किस के पास, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्लांट। प्लांट की सेल वाल जो है सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन इतनी बार जो है एसएससी पूछता है कि आप पूछ नहीं सकते। फंगी जो होती है उसकी काइटिन की बनी होती है। ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, इसका काम क्या है सेल वॉल का? तो एज ए सेम में प्रोटेक्शन का काम करती है और कुछ भी काम नहीं करती है। इसका काम जो है प्रोटेक्शन का ही है, और सारी की सारी यही बातें बता रखी हैं इसमें कि प्लाज्मा सेलुलोज से बना होता है और जो आपका फंगी जो होता है वो काइटिन से बना होता है, ये बात बता रखी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है साइटोस्केल्टन। साइटोस्केल्टन का मतलब क्या? साइटो का मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, और स्केल्टन का मतलब ढांचा तैयार करना, मतलब उसको जो है शेप देना, उसको जो है संरचना देना, ठीक है। साइटोस्केल्टन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब जो आपका लिक्विड भरा हुआ होता है सेल के अंदर, ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसके अंदर जो है साइटोस्केल्टन पाया जाता है। जो करता क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स। ये सभी चीजें मिलकर क्या करती हैं? शेप देती हैं सेल को। भी सेल को भी तो शेप की जरूरत है भी। अगर उसके अंदर स्केलेटन नहीं होगा, अगर ये फाइबर वगैरह नहीं होंगी तो वो क्या होगी? ऐसे ऐसे अपनी शेप को चेंज करती रहेगी भाई। अगर अपने पास स्केलेटन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, मतलब हमें कोई भी शेप नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए पूरी शेप देना काम किसका है? साइटोस्केलेटन का है। न्यूक्लियस देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसकी खोज जो है, इसकी डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका किससे? जो है न्यूक्लियस से। बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। वास्तव में पूरी सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। वास्तव में पूरी सेल का कोऑर्डिनेशन का काम किसका है? इसी का है। इसको सबसे इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों दी गई है? देखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी गई है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन, ये पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये ही वो जगह है जहां से सेल रिप्रोड्यूस करती है, मतलब डिवाइड होकर दूसरी सेल बनती है। यानी कि सेल का डिवीजन कहां से स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल कहते हैं इसको। ये सेल का लार्जेस्ट ऑर्गन है। देखिएगा कई दफा एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया को लार्ज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी बातें हैं न्यूक्लियस के बारे में। यहां पर देखिएगा न्यूक्लियस में और चीजें यहां पर आएंगी। न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस के पास भी डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑर्गन है भाई कौन भी? आपका न्यूक्लियस। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो porous and allows the movement of material between the cytoplasm and the inside the nucleus. Fusion with the microscope, higher magnification, we can see smaller spherical body on the nucleus. It called the nucleolus. यानी इसने क्या कहा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को जो अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कुछ भी इसके अंदर समझने का नहीं है, बस आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर, इस लिक्विड के अंदर क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जेनेटिक
मटेरियल या सब्सटेंस पाए जाते हैं। जेनेटिक सब्सटेंस में कौन कौन? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और जीन। 4 जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। और ये जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये सारे के सारे स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने एग्जाम में पूछा जाता है जिसकी कोई आप कह नहीं सकते कि क्रोमोसोम जो होता है वो किस प्रोटीन से बना होता है। तो क्रोमोसोम या फिर ए हिस्टोन इज अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को बनाने वाला या सपोर्ट देने वाला प्रोटीन कौन है? वो आपका हिस्टोन है। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद इसमें आगे हो, नहीं है चलिएगा। ये सेल क्या स्ट्रक्चर है उससे पहले मैं न्यूक्लियस के बारे में बताता हूँ। ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर मान के चलो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस लिक्विड भरा हुआ होता है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियोलस के अंदर यहाँ पर इसको निकाल के ले आता हूँ मैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर कुछ छोटी छोटी जालिका लाइक पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। और इन क्रोमैटिन के ऊपर कौन चिपके होते हैं? क्रोमोसोम चिपके होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और एक क्रोमोसोम के ऊपर एक डीएनए चिपका होता है या आरएनए होता है। और डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम इन सभी का निर्माण कौन करती है? जीन करती है। यानी कि जेनेटिक की यूनिट कौन है? जीन है। जेनेटिक्स बना ही जीन से होता है, ये सभी जीन से बनी होती हैं। देखिएगा क्रोमैटिन के ऊपर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, और इनका निर्माण कौन करता है? जीन करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और ये सारा का सारा फंडामेंटल होता कहाँ है? ये सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया है, किसका भी? सेल का। ये सेल ग्रो कर रही है, मैं जो इतनी ग्रोथ कर रहा हूं या फिर मेरी बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये सेल का न्यूक्लियस ही कर रहा है, क्योंकि यहीं से ही सेल का डिवीजन होता है। इधर देखिएगा सेल का डायग्राम है, मैं यहीं पर इनको सभी को करवा देता हूं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आपको केवल 2 ही बात याद रखनी है। एक तो बात ये याद रखनी है कि ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लिखते रहना अगर आप लिखना चाहो तो। दूसरा, यहीं पर रेस्पिरेशन होता है, जो रेस्पिरेशन अपन रेस्पिरेट करते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, या फिर मैं कहूं कि हम जो खाते हैं C6H12O6 प्लस में जो ये ऑक्सीजन O2, और ये रिएक्शन करके हमें पूरी रिएक्शन होने के बाद 36 ATP एनर्जी मिलती है, और प्लस हमें क्या निकालते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं। इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी, बॉडी के लिए एनर्जी की फॉर्मेशन कौन करती है? वो जो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करती है। चलिएगा अभी ये होता है लाइसोसोम। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है एक बहुत ही अटपटा ऑर्गन है। क्यों अटपटा है? ये लाइसोसोम जो ना वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, वेस्ट डाइजेशन करता है, वेस्ट को डाइजेशन करता है। इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। और जब ये डाइजेस्ट करता है उस टाइम पे इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस आने की वजह से ये जो है क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम के बारे में। न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक सब्सटेंस जो इसके अंदर भरे हुए होते हैं। राइबोसोम देखना भाई, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन है सेल का, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है सेल का। इसको पैलाडे ने खोज किया था, इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं, पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। और इसका काम एक ही है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, तो इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा साइटोप्लाज्म जो है वो एक लिक्विड भरा हुआ होता है सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इधर देखना भी गोल्जी बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल्जी अपरेटस इसको बोलते हैं। इसको सेल का मैनेजर भी बोलते हैं, मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, मैनेजर ऑफ सेल भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा क्यों बोलते हैं, पहले तो इसके नाम लिख लेना क्यों बोलते हैं। क्योंकि वास्तव में जितने भी मटेरियल, चाहे आपके लिपिड हैं, फैट हैं, प्रोटीन है, ये सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो स्टोरेज का फंक्शन है ना, इसका काम एक ही है, स्टोरेज करना,
स्टोरेज। बस भाई, आपको ये 3 बात याद रखनी है, गोल्जी बॉडी कंप्लीट। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। सेंट्राइल्स जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसके अंदर एक ऑर्गन होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ईआर बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है। आगे हम करेंगे स्मूथ और रफ। रफ जब हो जाएगा जब इसके ऊपर कौन चिपक जाएंगे, जब इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो चिपक जाएंगे। ईआर के बारे में एक ही बात याद रखनी है। देखिए ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल में ट्यूब की तरह फैला हुआ है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये। और जितने भी फूड मटेरियल है उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ना, सभी जगह पे भेज के आना, पूरी सेल में न्यूट्रिएंट्स को भेजना उनका काम है। तो इसका काम एक ही याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल किसका काम भाई? इसका काम है। आई होप ये सारे के सारे सेल ऑर्गन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये अपनी सेल है, ये प्लांट सेल नहीं है। प्लांट सेल होती तो आपके पास 2 चीज और होती, सेल वॉल होती और प्लास्टिड होता। उसको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आगे, ठीक है। ये जो है प्लांट के पास अलग से मिलते चलिएगा। इधर देखिएगा, जल्दी जल्दी बता देता हूं, मैं बता चुका हूं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इट कंटेन मेनी स्पेशल ऑर्गन्स, बहुत से ऑर्गन्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, काम क्या हो सकता है? किसी भी मेम्ब्रेन का काम एक ही हो सकता है, प्रोटेक्शन का काम करेगी। वो किसका काम करेगी? प्रोटेक्शन का काम करेगी। यहां पर एक चीज याद रखना, कई बुक में आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक ही मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म के साथ कौन? न्यूक्लियोलस को जोड़ दिया जाता है, न्यूक्लियस के लिक्विड को जोड़ दिया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देख ही लिया प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म में ये सारे के सारे ऑर्गन हैं, मैंने आपको बताए हैं। क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, ईआर है, गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स हैं। अच्छा, ये 2 ऑर्गन्स रह गए अपने, सेंट्रोसोम एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ना, सेल के अंदर जो मतलब आप ये कह सकते हो गैप, खाली जगह जो कहलाती है वो वैक्यूल्स कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर मेनली फूड मटेरियल स्टोर हो जाते हैं। खाली जगह है तो कुछ तो काम आएगी, ठीक है। सेंट्रोसोम ये मेनली प्लांट सेल, सॉरी, ये केवल एनिमल सेल के पास पाए जाते हैं, ओनली इन एनिमल सेल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम के बारे में, क्योंकि जैसे सेल वॉल और प्लास्टिड केवल प्लांट में पाए जाते हैं, वैसे ही सेंट्रोसोम ओनली इन प्लांट सेल पाए जाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर साइटोसोल के बारे में देख रखा है। साइटोसोल इज नोन एज द मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, अभी अपन ने देखा है, सारा का सारा मटेरियल जो है, इट सराउंड ऑल द सेल ऑर्गन्स इन द यूकैरियोटिक्स, यानी कि सभी सेल ऑर्गन्स को घेरे हुए रहता है, उसको क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। इन प्रोकैरियोट्स ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर हेयर, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कहां पर होती हैं? साइटोसोल में होती है। मैंने अभी अभी क्या बताया, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन है उनको घेरने वाला कौन कहलाता है? उनको साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, प्रोटीन का बनना है, एनर्जी का बनना या स्टोर होना है, लिपिड फैट वगैरह स्टोर होनी है, डाइजेशन वगैरह होना है, ये सारा का सारा मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? अरे इसी में तो होता है, इसी में तो होता है, साइटोप्लाज्म में ही तो होता है, ठीक है। जस्ट वी कैन इन्फर दैट व्हाइल द साइटोसोल इज फ्लूइड कंटेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ही, आप ये मान सकते हो साइटोप्लाज्म ही साइटोसोल है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिएगा, प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जब आप साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोलस को जोड़ दोगे, न्यूक्लियस के लिक्विड को जोड़ दोगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूक्लियोड क्या है भाई? इट इज एन इरेगुलर शेप्ड स्पेस वेयर जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल आर लोकेटेड। मैंने बताया ना, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। मेनली क्रोमोसोम्स के बारे में बताया इसने, क्रोमोसोम जो हो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, न्यूक्लियस के अलावा भी जेनेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।
इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के अलावा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। साथ के साथ लिखते रहना, जो भी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, जितनी भी बातें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ एज ए पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। वैक्यूल मैंने आपको बता दिया था, द टर्म वैक्यूल मीन्स द एम्प्टी स्पेस, तो जहाँ पर वो जो खाली जगह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ये स्टोरेज का जो है काम करती है, जितना भी स्टोरेजेशन या डिस्पोजल जो भी होता है वो सारा का सारा इसी के अंदर जाता है। अब खाली जगह तो भाई कुछ ना कुछ तो काम आएगी ही सेल के अंदर, ठीक है, बस इतना ही इसके अंदर करना है और कुछ इसके अंदर है नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको बता चुका हूं, जो भी पूरी सेल के अंदर जितना भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फैला हुआ है वो सारा का सारा ईआर है, जो फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। यही बात लिख रखी है, इसमें कुछ नहीं लिख रखी। इसमें क्या क्या रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ऑर्गन्स इन द ऑलमोस्ट एवरी यूकैरियोटिक सेल, पूरी सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक ए सैक इन स्ट्रक्चर, सैक का मतलब ट्यूब की तरह होता है। द कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ दीज सैक्स ऑफ मेम्ब्रेन इज ट्रम्स जो है सिस्टर्न, सिस्टर्न कहते हैं इनको, जो सैक होते हैं ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, फिर इसके बाद अगला सैक आ जाता है। इन सैक्स को जिसके थ्रू जो है क्या जाता है, जितने भी मटेरियल जो फूड मटेरियल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वर्ड है आपके लिए। सिस्टर्न किसको बोलते हैं, जो सैक बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। उसके बाद ये दो टाइप का होता है, एक रफ और एक जो है आपका, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपक जाते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। देखिएगा, the ribosome which are present in all active cell, the sites of protein manufacture, मतलब राइबोसोम के बारे में बताया। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं और ये किसके ऊपर चिपक जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाते हैं, तो वो उसकी सतह को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा सकता है कि जो है किस टाइप के इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिएगा, स्मूथ का मतलब जहां पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते, स्मूथ होते हैं। SER हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड वगैरह जो जितनी भी चीजें हैं उन सभी का जो है क्या करता है, उन सभी को मैन्युफैक्चर करता है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। गोल्जी अपरेटस, देखिए गोल्जी अपरेटस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये वो जगह है जहां पर सारा का सारा फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर। जैसे ER ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, तो ये स्टोर करता है। देखिएगा, द गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड द सिस्टर्न। मतलब इसमें भी सिस्टर्न होते हैं, बहुत से जो होते हैं जगह होती हैं, गैप्स होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या क्या होता है भी, प्रिपेयर प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड यूज अदर प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। गोल्जी बॉडी इज ए सेल ऑर्गन। ये सारे के सारे देखिए, आपको एक बात याद रखना है, गोल्जी बॉडी प्रिपेयर्स प्रोटीन एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल्स फॉर यूज इन द अदर प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। पहला क्वेश्चन कि प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करता है। स्टोर भी कौन करता है, भी फॉर्मेशन करके स्टोर ये खुद कर लेता है। तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वो करता है राइबोसोम। बट प्रोटीन एंड लिपिड दोनों मॉलिक्यूल्स को जो है प्रिपेयर कौन करता है, तो प्रिपेयर या फिर स्टोर कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्जी अपरेटस की जो डिस्कवरी है सर गोल्गी ने की थी, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शन देख लेना, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू द वेसिकल फॉर डिलीवरी टू टारगेट द डेस्टिनेशन। देखिए इसका काम क्या है, पैकेजिंग का काम है। सभी चीज़ों को क्या करता है, पैकेज करता है, ठीक है। इसको बस पैकेजिंग का ही काम करना। ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ट्रांसपोर्टिंग का। क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, जब क्वेश्चन आएंगे ना तब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपसे कभी भी पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर किसको करना है, गोल्जी बॉडी को करना है। किसको करना है, ये लाइसोसोम नहीं है भाई, ये गोल्जी बॉडी के काम है, ठीक है। ये लाइसोसोम यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल फंक्शन किसके हैं, ये फंक्शन किसका, ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन ER का है, ठीक है। और पैकेजिंग का फंक्शन जो है गोल्जी
अपरेटस या गोल्जी बॉडी का है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे ऊपर कुछ भी दे रखा हो। अब लाइसोसोम स्टार्ट होता है। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मैंने आपको कहा ना, वेस्ट डिस्पोजल है जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेशन करते हैं वेस्ट मटेरियल का। और ये डाइजेस्ट करते करते कई दफा क्या हो जाते हैं, खुद डाइजेस्ट हो जाते हैं और फट जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। डी डुए नाम के साइंटिस्ट ने इसकी जो है डिस्कवरी की थी। आपको याद रखना है लाइसोसोम के बारे में, इसको डाइजेस्टिव बैग जितने भी बैग हैं इसी को कहते हैं सुसाइडल बैग, वेस्ट बैग, गार्बेज बैग, एटम बम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ना ये वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करता करता, डाइजेस्ट करता करता खुद ब्लास्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग और एटम बम ऑफ सेल की संज्ञा दी गई है। इन चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका लाइसोसोम है। लाइसोसोम में आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको लाइसोसोम के बारे में एक ही बात याद रखनी है कि ये वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, वेस्ट का डाइजेशन करता है। वेस्ट डाइजेशन का काम इसका है और इस वेस्ट को डाइजेस्ट करता करता खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है। कई दफा खुद डाइजेस्ट होने का मतलब खुद ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग, एटम बम वगैरह जो है इसको हम कह सकते हैं, किसको भी, लाइसोसोम को। डी डुवे ने इसकी खोज की है, डिस्कवरी की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई ये जो है ना थोड़ा मिस हो रखा है, ये शायद इसके अंदर मिस हो रखा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी का खत्म हो चुका है। व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेशन देयर द ओन सेल, यानी कि जब सेल जो है डैमेज हो जाती है तो उस टाइम पर ये ब्लास्ट हो जाता है, खुद ब्लास्ट हो जाता है। तो मैंने अभी भी बताया ना, एंजाइम जो है डाइजेशन देयर ओन सेल, खुद की सेल को ही खुद के एंजाइम खा जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद आ जाओ भी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। मैं करवा चुका हूं, हालांकि सारी की सारी बातें बता चुका हूं कैसे क्या है, फिर भी मैं स्लाइड्स के तौर पर आपको बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, मैं देखिए, मैंने जिस डायग्राम में जितने भी फंक्शन बता दिए ना, मैं गारंटी लेता हूं अगर उस डायग्राम वाले भी आप कर लोगे ना, तो ये सारा सिस्टम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेन कीवर्ड्स को पकड़ना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है और आंसर को ठोक देना है, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे पकड़ने हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन का काम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं पर होता है। एटीपी की फॉर्मेशन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 36 एडीपी यहीं पर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक दो बात और याद रखना, यहाँ पर जेनेटिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है कौन भी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन कौन है भी, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। एटीपी इज द नोन एज एनर्जी करेंसी। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वास्तव में हम एनर्जी, फिजिक्स में हम एनर्जी बोलते हैं कि भी एनर्जी मिल गई, लेकिन बॉडी की एनर्जी जो होती है ना वो हम एटीपी में काउंट करते हैं। एटीपी जो होती है वो एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी करेंसी, बॉडी की एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और इसी से हम सारे के सारे काम जो है, मैकेनिकल काम, हम इसी से करते हैं, एटीपी से करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले जो है कार्ल बेंडा ने जो है 1898 में दी थी। ये इसके साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, तो कार्ल बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था। राइबोसोम आ गया आपका। राइबोसोम सबसे छोटा सेल का सबसे स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट राइबोसोम कहाँ चिपका होता है, ये ईआर के ऊपर चिपका होता है। करता क्या है, ये एक ही काम करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस का काम करता है। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। उसके अलावा वियर दे ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए इनटू द अमीनो चेन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट काम है भाई। ये ट्रांसलेट करते हैं कौन, राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए इनटू द अमीनो चेन्स। जो आरएनए जो होते हैं आपके, मैसेंजर आरएनए होते हैं जिनको एमआरएनए कहते हैं, इनको जो है अमीनो एसिड चेन्स के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैसेंजर आरएनए को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने वाले कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, राइबोसोम होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट ये सेल ऑर्गन्स थे, जितने भी सेल ऑर्गन्स थे ये अपन ने कर लिए हैं। सेल साइकिल के ऊपर अपन आ गए हैं। देखते हैं, एक मिनट के लिए रुकना भाई। सेल साइकिल से पहले शायद प्लास्टिड नहीं मिलेगा क्या, यहाँ पर ये प्लास्टिड रहा। ये थोड़ा जो है अस्त व्यस्त सिस्टम हो गया है, इसको अरेंज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। यहाँ पर देखना भाई, ये प्लास्टिड है। एक मिनट के लिए मैं प्लास्टिड बता देता हूँ, वापस आ जाऊंगा, ठीक है। देखिएगा
अपन ने सभी सेल ऑर्गन्स कर लिए, लेकिन सेल के प्लांट सेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन जो है प्लांट सेल ऑर्गन है आपका कौन भी, आपका प्लास्टिड। ये रहता है प्लास्टिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से प्लांट जो है अपना फूड खुद तैयार करते हैं, फूड प्रिपरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है यहीं से होती है। देखिएगा भाई, देयर आर द सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। बहुत सी जो आपकी कलर्ड यानी कि कोई हरे कलर की, मतलब ग्रीन कलर की, येलो कलर की, अलग अलग तरह के जो है प्लास्टिड पाए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। प्लास्टिड आर ओनली प्लांट सेल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड, और कहीं नहीं पाए जाएंगे भाई। जहां फोटोसिंथेसिस होगा वहीं प्लास्टिड मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस या तो प्लाज्मा में होता है, प्लांट में होता है, या एल्गी में होता है, शैवाल में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना। फोटोसिंथेसिस केवल इन्हीं दो चीज़ों में होता है और इन्हीं में प्लास्टिड पाया जाता है, और कहीं पर भी प्लास्टिड नहीं पाया जाता। इसकी 3 टाइप होती हैं, 2 दे रखी हैं, 3 कर लेना। 3 टाइप होती हैं। कितनी टाइप होती हैं? 3 टाइप होती हैं। कौन कौन सी? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दोबारा बता रहा हूँ, देखिए इसके अंदर 2 तो लिखी रखी हैं, ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं दे रखा है, क्लोरोप्लास्ट को मैं यहां पर लिख देता हूं, क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट तो यही है, यही छूट गया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट है, जो आपका ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर, जिसके अंदर कौन पाया जाता है? इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी के द्वारा प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। फिर सुनना, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और इसकी वजह से ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्रोमो का मतलब ये कलर्ड प्लास्टिड है, मतलब ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर हैं वो किसके होंगे? क्रोमोप्लास्ट के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उनमें जो कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हैविंग नो कलर, कलरलेस या व्हाइट कलर। प्लांट में व्हाइट कलर होने का मतलब ये है कोई भी कलर नहीं होता, वो उस कलर को, उस प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। फिर कह रहा हूं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जितने भी कलर बच गए उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और बिना कलर के ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन, मतलब ये प्लास्टिड जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 2 लेयर के होते हैं। न्यूक्लियस भी 2 लेयर का होता है, प्लास्टिड भी 2 लेयर का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर का होता है, ये चीज याद रखना। उसके अलावा लाइसोसोम भी डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर के कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। डबल लेयर मेम्ब्रेन किस किस की होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और एक आपका प्लास्टिड, ये जो है डबल लेयर्ड होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है डबल लेयर्ड कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, इधर देखिएगा। प्लास्टिड जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन्स इन विच द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेनुल स्टोर्ड। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई कलर तो होता नहीं, कलर नहीं होता तो प्लांट में क्या काम है भाई? काम क्या है? ये क्या करता है? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेनुल्स आदि को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्लांट का कौन सा ऑर्गन जो है वो इन सभी को स्टोर करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। विदाउट कलर का प्लास्टिड कौन होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं और कोई क्वेश्चन आपको करना नहीं है। एक चीज और सुन लेना, द इंटरनल organization of the plastid consists of numerous membrane layer and enabled in the material called the stroma। ठीक है, स्ट्रोमा में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो इसके थ्रू जो है एक झिल्ली होती है जिसके थ्रू जो होती है ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। चलिएगा, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड आर द कलरलेस होते हैं, नॉन पिगमेंट होते हैं, कोई पिगमेंट इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ये बात अपन कर चुके हैं ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लास्टिड, इसके अंदर प्लास्टिड को आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं है कि अमाइलोप्लास्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोटीनोप्लास्ट क्या होते हैं, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं उनको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। अमाइलोप्लास्ट कौन से होते हैं, ठीक है, ये इसको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं प्लांट के प्लास्टिड के होते हैं।
इनका कोई इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। प्लास्टिड के अंदर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक तो क्लोरोप्लास्ट करना है, क्लोरोप्लास्ट करना है जिसको ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, एक आपको क्रोमोप्लास्ट करना है, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं, एक आपको ल्यूकोप्लास्ट करना है, ल्यूकोप्लास्ट बिना कलर का, लेकिन बिना कलर का जरूर है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को क्या करता है प्लांट में, स्टोर करता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इतना ही आपको प्लास्टिड करना, इससे ज़्यादा आपको प्लास्टिड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल साइकिल आता है, सेल साइकिल की एक जो स्लाइड जो है वो पीछे रह गई है, उसको अपन करते हुए चलते हैं। देखिएगा भाई, सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ सेल साइकिल क्या है। देखिएगा, अब हम सोचते हैं कि सेल डायरेक्ट डिवाइड हो जाती है, भाई सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक सेल बनती है, बनने के बाद वो ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद उसमें जेनेटिक मटेरियल आएंगे, जेनेटिक मटेरियल आने के बाद ही तो वो डिवाइड होगी, भाई सिंपल सी बात है। सेल साइकिल का मतलब क्या है, सेल बनने के बाद ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद जेनेटिक मटेरियल आएंगे, जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन होंगे, और जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन होने के बाद सेल जो है वो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके फिर दोबारा अगली सेल बना देगी। भाई ये ही तो सेल की आपकी साइकिल है। सेल साइकिल क्या है भाई, किस प्रकार सेल ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद फिर डिवाइड होती है, फिर दूसरी सेल फिर ग्रो करती है। भाई न्यू सेल बनी, न्यू सेल बनने के बाद वो ग्रो हुई, ग्रो होने के बाद फिर जेनेटिक मटेरियल आए, डीएनए वगैरह, जेनेटिक मटेरियल आने के बाद ही तो डिवाइड होगी, फिर डिवाइड होने के बाद दूसरी सेल बन जाएगी और एक और सेल बन जाएगी, फिर वो ग्रो होगी, फिर जेनेटिक मटेरियल आएंगे, फिर डिवाइड होगी। मतलब अपनी सेल ऐसे साइकिल के तौर पर जो है काम करती है। तो ये साइकिल आपको समझनी जरूरी है कि पहले क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है, पहले ग्रो होती है, सेल की ग्रोथ होती है, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल आते हैं, उसके बाद लास्ट जो आपका सेल साइकिल होता है वो माइटोसिस होता है, यानी कि आप डिवाइड कर देती है सेल, अपनी सेल में से सेम अपने जैसी बना देती है। इधर देखिएगा, A cell cycle is a series events that take place in the cell as it grows and divides, यानी कि ग्रो करती है और डिवाइड करती है, बीच में जेनेटिक मटेरियल भी बनती है, इसको आप याद रखिएगा। डिफरेंट फेजेस, अब फेज होते हैं इसके, जैसे कि पहले ग्रो करेगी तो ये पहला फेज, फिर जेनेटिक मटेरियल आएंगे, फिर दूसरा फेज, फिर डिवाइड होगी, फिर ये तीसरा फेज। मेनली कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 3 फेज। यहाँ पर डिफरेंट फेज होते हैं तो आपको याद रख लेना है 3 फेज होते हैं। आगे ये बताएगा, इन यूकैरियोटिक सेल और सेल विद द न्यूक्लियस द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस। 2 मेजर में नहीं भी 3 मेजर फेजेस में डिवाइड होते हैं। ये आगे दे देगा ये इंटरफेज, ठीक है। ये इंटरफेज 2 में होते हैं, इंटरफेज 2 में होते हैं, और फिर होता है माइटोसिस या फिर माइटोटिक, ठीक है, एम फेज जिसको अपन बोलते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल ग्रोज, पहला जो होगा वो सेल ग्रो होगा, जिसको हम जीवन बोलेंगे। इसमें जीवन मतलब सेल ग्रो करेगी एंड मेक्स द कॉपी ऑफ डीएनए, और फिर डीएनए की कॉपी बनेगी, यानी कि G2 बोलेंगे। और उसके बाद एम फेज होगा, यानी कि 3 फेज होते हैं सेल साइकिल में। कौन कौन से, G1, G2 और एम फेज। ये साइकिल होती है आपकी। शुरू में ग्रो करेंगे, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की कॉपी होगी, डीएनए की कॉपी होने के बाद एम फेज में डिवाइड होंगे। ये बात आप याद रखिएगा, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इतने में ही आपका काम चल जाएगा अगर आपको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग है तो। देखिएगा, ड्यूरिंग माइटोटिक एम फेज द सेल सेपरेट्स द इट्स डीएनए इनटू 2 सेट्स एंड डिवाइड्स इट्स साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म 2 न्यू सेल। होता क्या है, ये सेल ग्रो हो गई, ग्रो होने के बाद इसमें डीएनए बन चुके हैं। भाई डीएनए ही दूसरी सेल को सेम बनाएंगे। अब देखिए, हम माता पिता से हमारी जो है उत्पत्ति हुई है, हम सेम के सेम है, वही हाथ, वही पैर, वही सारी चीजें। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें फोटोकॉपी कर रही है, सेम टू सेम कर रही है? वो आपका डीएनए है। बिना डीएनए के आपका सेम टू सेम आना पॉसिबल नहीं है। तो बिना डीएनए के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ये रिप्रोडक्शन ही है। एक सेल से दूसरी सेल का बनना रिप्रोडक्शन ही है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का टूटना, डीएनए 2 सेट बनने के बाद एक सेट पिछली के पास रह गया, एक सेट अगली के पास चला गया, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपी बोलते हैं। डीएनए की कॉपी होगी भाई, ठीक है। फिर बता रहा हूं मैं, सेट बनते हैं डीएनए के, एक सेट खुद के पास रह जाएगा, एक सेट अगली सेल के पास चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे हम फिर करेंगे इसको। ये कर लिए थे, ये जो है सेल साइकिल का एक जो है स्लाइड अपनी रह गई थी। ये देखिएगा सेल साइकिल में इंटरफेज में, देखिएगा इंटरफेज में क्या होता है। इन इंटरफेज डिवीजन हैपन्स इन 3 स्टेजेस, G1
एस फेज और G2 फेज। यहां पर इसने 3 फेज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेज को 3 में डिवाइड कर दिया है और M फेज को अलग कर दिया है। तो यहां पर आप समझिएगा G1 फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग G1 फेज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट गैप फेज, द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर कॉपी ऑर्गेनल्स एंड मेक द मोलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक, इट विल नीड लेटर स्टेप। देखिए करता क्या है, कुछ नहीं है, G1 फेज पहला, 2 क्वेश्चन याद रखने, इट इज फर्स्ट गैप फेज, इसका नाम G1 फेज है। G1 फेज का नाम क्या है, फर्स्ट गैप फेज है। होती क्या है इसमें जहां कहीं भी ग्रोथ लिख रखी है, ग्रो फिजिकली, बस आपको ये 3 कीवर्ड याद रखने हैं G1 फेज में। G1 फेज में फर्स्ट फेज है सेल ग्रो करेगी, उसके बाद एस फेज, दूसरे नंबर का फेज होगा एस का मतलब सिंथेसाइजेज ऑफ डीएनए होगा क्या एस फेज में, द सेल सिंथेसाइजेज ए कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए। बस आपको इतना ही करना है, सिंथेसाइज ए कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कंप्लीट कॉपी बनेगी किस फेज में, एस फेज में, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे काम चलेगा, उसके बाद देखना G2 फेज में क्या होगा, कॉपी बन गई। ड्यूरिंग द सेकेंड गैप फेज G2 फेज में क्या होगा, द सेल ग्रोज मोर एंड मेक्स प्रोटीन ऑर्गन्स एंड बिगिन रिकॉग्नाइज इट्स कंटेंट्स इन प्रिपेरेशन ऑफ माइटोसिस। G2 में क्या होगा, प्रीपेयर हो जाएगी अब माइटोसिस होने के लिए, यानी कि डिवाइड होने के लिए प्रीपेयर हो जाएगी। देखिएगा दोबारा बता रहा हूं, G1 S G2, G1 में ग्रो करेगी, S में डीएनए सिंथेसाइज होगा, G2 में प्रीपेयर फॉर डिवीजन, और उसके बाद M का मतलब अब हो गया डिवीजन। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा डिवीजन। हालांकि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग M फेज को सेल साइकिल नहीं माना जाता, सेल साइकिल बस इसी को माना जाता है। भाई सेल साइकिल थोड़ी ना हुआ, डिवीजन सेल साइकिल का मतलब क्या, साइकिल का मतलब सेल का ग्रो होना, डिवाइड होना तो एक अलग फंडामेंटल हो जाता है। बट जर्नल साइंस में हम इसको चारों को एक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। एम फेज में क्या होगा, एम फेज का मतलब माइटोसिस का मतलब एक सेल का टूटकर 2 में हो जाना, एक सेल का टूटकर किस में हो जाना, 2 में हो जाना, क्या कहलाता है अभी आपका, माइटोसिस कहलाता है। एम फेज, ड्यूरिंग द माइटोसिस फेज द सेल डिवीजन इट्स कॉपी डीएनए की कॉपी हो जाती है, अभी कॉपी होगी तो ही तो दूसरी बनेगी। साइटोप्लाज्म टू मेक 2 न्यू सेल, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। एम फेज इन्वॉल्व्स 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन रिलेटेड प्रोसेसेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बहुत अच्छे भी, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, एक में तो डीएनए के सेट बनेंगे, दूसरे में जो साइटोप्लाज्म है उसके 2 टुकड़े होंगे। साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके भी तो टुकड़े होने जरूरी है। भाई डीएनए तो न्यूक्लियस में मौजूद है, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर आपका साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा। तो इसको 2 फेज में बांटा गया है। इतना डिटेल में भी ना भी पूछे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। इन माइटोसिस न्यूक्लियर डीएनए, पहले डीएनए ब्रिक होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो है आपका कौन ब्रिक होगा, उसके बाद आपका जो है साइटोप्लाज्म ब्रिक होगा, ठीक है। देखिएगा, न्यूक्लियस डीएनए of the cell condenses into the visible chromosomes and is pulled apart by the mitotic spindle, a specialized structure made out the microtubules. Mitosis takes place in the 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. देखिएगा, हालांकि 5 फेज होते हैं, कोई नहीं, इसमें 4 दे रखे हैं, मैं आपको ऐड करके समझा दूंगा। देखिएगा, माइटोसिस एक बहुत लंबी कहानी है, लंबी कहानी नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है। भाई आप ऐसे तो है नहीं भी ये सेल है, अब सेल से दूसरी सेल बननी है, यानी कि एक और वैसा ही प्रोडक्ट बनना है। ऐसा प्रोडक्ट बनने के लिए ऐसा तो है नहीं भी डायरेक्ट ही ये डिवाइड होके अलग हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले जो है डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो अलग हुए होंगे, उसके बाद ये न्यूक्लियस अलग हुआ होगा, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म मतलब ये जो लिक्विड है ये अलग हुए होंगे, उसके बाद फिर जो है ये सेल मेम्ब्रेन अलग हुई होगी, उसके बाद ही तो 2 सेल बनी होंगी। यानी कि अलग अलग फेजेस के थ्रू जो है माइटोसिस हुआ होगा। तो माइटोसिस किस किस फेज से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज से होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला तो यही पूछ सकता है कि माइटोसिस के कौन कौन से फेज हैं, कौन से नहीं है। तो आपको याद रखना है प्रो, मेटा, एना और टेलो, ठीक है। स्टार्टिंग का फेज कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछे तो पहला फेज कौन सा है, तो फर्स्ट फेज, माइटोसिस का फर्स्ट फेज।
देखिए सेल साइकिल G2 पर खत्म, सेल साइकिल G2 पर खत्म। उसके बाद ये माइटोसिस है। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है। ये इसको ना कंफ्यूज मत हो, सेल साइकिल खत्म पीछे। सेल साइकिल में तो क्या था? G1 था, S था, G2 था, वहीं पर खत्म। इसने अपना काम कर दिया, सेल साइकिल ने ग्रो कर दिया, डीएनए बना दिया। डीएनए बनाने के बाद माइटोसिस के लिए तैयार कर दिया। अब तैयार होकर स्कूल भेज दिया। स्कूल में कौन संभालेंगे? टीचर संभालेंगे। देखो भाई अब क्या होगा, पेरेंट्स ने तो अपना काम कर दिया, सेल साइकिल हो चुकी कंप्लीट। अब आपका सेल डिवीजन है, माइटोसिस है। माइटोसिस में देखो क्या होगा, फर्स्ट फेज होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, लास्ट फेज क्या होगा? टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा? द प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहला काम तो जेनेटिक मटेरियल को संभालना है। कंडेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, डिसइंटीग्रेट्स का मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेंट्रोइल्स मूव एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म। मतलब ये होता क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है भाई, सिंपल सी बात है। आ जाओ भाई, जितने भी क्रोमोसोम है सारे आ जाओ, हमें क्या करना है? डिवाइड होना है। हमें बात करनी है आपस में बैठ के, भाई कितने उधर जाएंगे कितने इधर रहेंगे। ठीक है, सभी को बुला लो 1 मिनट के लिए। पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज में हम क्या करेंगे? प्रोफेज में भाई हमें डिवाइड होना है, आ जाओ भाई सभी के सभी मिल लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो पहला फेज में क्या होगा? क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो तैयार हो जाएगी, भाई हाँ ये मेरे को डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद अगले में क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर। पहले तो क्या हो गया था? क्रोमोसोम अलग तैयार हो गए थे, स्पाइंडल फाइबर अलग ही तैयार हो गए थे। अब क्या करेंगे? ये तैयार तो हो गए थे अलग अलग प्रोफेज में, लेकिन मेटाफेज में ये दोनों ना एक साथ आ जाते हैं। बोला भाई ठीक है भाई, हम अटैच हो जाते हैं क्योंकि अटैच होना जरूरी है, टूटेंगे तो दोनों एक साथ ही तो टूटने हैं। एनाफेज में क्या होगा? उसके बाद सिस्टर क्रोमेटाइड्स सेपरेट्स एट द स्पाइंडल फाइबर कंट्रैक्ट पुलिंग देम टू द अपोजिट पोल ऑफ सेल। मतलब अब क्या होगा? अब सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगी, ये दोनों चीज जो मिली थी ये अलग हो जाएगी। टेलोफेज में क्या होगा? इन दिस फेज क्रोमोसोम्स रिच अपोजिट पोल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। यानी कि इसमें देखो, प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर ये दोनों अलग अलग तैयार हो गए। मेटाफेज में क्या हुआ? दोनों के दोनों मिल गए, दोनों के दोनों स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोम मिल गए मेटाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ? ये दोनों टूटकर अलग अलग होना स्टार्ट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद टेलोफेज में क्या हुआ? ये अलग अलग होना तैयार हो गए या फिर अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ? ये दूर दूर हो गए, एक दूसरे पोल पे दूसरे पोल पर। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हो गया, 2 सेल बन गई, 2 सेल बन गई, अब आपकी सेल डिवीजन बिगिन हो गया। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है ये है। सेल डिवीजन जो है इन फेज के थ्रू आता है, और उसके बाद ये होने के बाद ये न्यूक्लियस में हुआ है। अभी अभी ये सेल थी, इस सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम फाइबर थे, ये न्यूक्लियस टूटा। अभी अभी पूरी सेल नहीं टूटी है, अब अगली बारी है इस हिस्से की टूटने की, और उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद ये हिस्सा टूटना स्टार्ट होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हिस्सा टूटने के बाद, वो लिक्विड टूटने के बाद एक सेल का निर्माण हो जाएगा। बस इतना ही दे रखा है इसने। चलो जनरल साइंस में वैसे इतना भी जरूरत नहीं है भाई, मैं तो कहता हूं आपको 3 ही बात करनी है, लास्ट करता हूं मैं। ये 2 डिवाइड हो गई सेल, आपको 3 ही बात करनी है। सुनना, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल का 2 सेल में डिवाइड होना क्या कहलाता है? माइटोसिस कहलाता है। एक सेल का 2 में टूटना क्या कहलाता है? माइटोसिस कहलाता है। पहला क्वेश्चन, माइटोसिस से क्या होगी? माइटोसिस से ग्रोथ होगी या फिर न्यू सेल बनेंगी, न्यू सेल फॉर्म होंगी। ठीक है, माइटोसिस होगा कैसे? माइटोसिस जो है 4 स्टेजेस से होगा, 4 या 5 स्टेजेस से होगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इसने अलग दे दी है। उसमें पहले प्रोफेज होगा, क्रोमोसोम तैयार होंगे, फिर मेटाफेज होगा, फिर टेलोफेज होगा। मतलब अलग अलग फेज में अलग अलग हो जाएंगे। आपको ये याद ही नहीं करने, छोड़ो भाई, इनको रहने देना, नहीं आएंगे क्वेश्चंस, आए तो देख लेना, मैंने करवा दिए हैं वो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनने का तरीका ही नहीं बन रहा। बस ये हो सकता है कि आपसे कह दे कि जो है सेल डिवीजन को अरेंज कीजिए, पहले कौन आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बाद में क्या होगा, ऐसे अरेंज करना आ सकता है। तो सीरीज याद रखना। ठीक है, सेल साइकिल कंप्लीट होती है, सेल साइकिल कंप्लीट होती है, लेकिन है ना एक डिवीजन और होता है भाई। सेल डिवीजन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस एंड अमाइटोसिस। उसको भी मैं बता ही देता हूं, तब तक मेरा मन नहीं करेगा आगे चलने का। देखिए, एक माइटोसिस होता है सेल डिवीजन,
एक अमाइटोसिस होता है, अमाइटोसिस। अमाइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? अमाइटोसिस सेल डिवीजन में, अमाइटोसिस सेल डिवीजन में दो सेल जुड़कर एक सेल का निर्माण करती हैं। यहां पर एक सेल दो में डिवाइड हो रही थी, माइटोसिस, सॉरी ये मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन में दो सेल जुड़कर एक सेल का निर्माण करती हैं, जैसे कि स्पर्म और ओवम जुड़कर। ये गैमेट सेल के अंदर ही होता है, ये केवल किस में होता है? गैमेट सेल के अंदर ही होता है। रिप्रोडक्शन हम जो करते हैं वो मियोसिस के साथ करते हैं। एक होता है अमाइटोसिस, अमाइटोसिस, अमाइटोसिस में एक सेल बहुत सी सेल में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड होती है, मियोसिस में दो एक में होती है, और एमाइटोसिस में एक जो है अनेकों सेल में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। अमाइटोसिस अच्छे से नहीं लिखा गया क्या? एमाइटोसिस, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। टिश्यू की फॉर्मेशन आ गई है, टिश्यू बन गए हैं। व्हाट इज टिश्यू? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ बहुत सी सेल जब जुड़ जाती हैं इसको टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इट कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू कहते हैं इनको, ये बात आ गई है। इन नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फिल द स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो मतलब नॉन लिविंग मटेरियल जो है इनके बीच में होते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल जुड़ती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। जैसे मान के चलो एक सेल ये, 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 इनके बीच में जो ना, इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहाँ पाए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं। चलिएगा, दिस में बी अबंडेंट इन सम टिश्यू एंड द मिनिमम इन अदर। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। ये जो है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या करते हैं? गैप बनाते हैं सेल्स के बीच में, और टिश्यू को क्या करते हैं? थोड़ा टिश्यू को बड़ा करते हैं, ठीक है। आप ये मान सकते हो शेप देते हैं। इधर देखना, 3 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन तो वो पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि टिश्यू के अंदर सेल के बीच में गैप क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी किन से बनी है? सेल से। सेल से कौन बना है? टिश्यू। टिश्यू से मेनली बॉडी बनी है। जैसे कि मेरी मसल बनी है, मसल का निर्माण किससे हुआ है? मसल की फॉर्मेशन जो है वो टिश्यू से हुई है, सेल के टिश्यू से हुई है। तो टिश्यू जो है वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम एपिथेलियम का मतलब होता है आउटर सरफेस पर जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं। कोई भी चीज है, किसी भी ऑर्गन के आउटर सरफेस का निर्माण किन टिश्यू से होता है? तो ये एपिथेलियम टिश्यू से होता है। मसल्स का निर्माण मस्कुलर टिश्यू से होता है। न्यूरॉन यानी कि ब्रेन के नर्व का निर्माण न्यूरॉन टिश्यू से होता है। एक बचता आपका कनेक्टिव टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट ही कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये जितना भी आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ ना बॉडी का, वो सारा कनेक्टिव टिश्यू से ही बना है। बहुत सी चीजों के कनेक्शन से, मिलने से, कनेक्ट होने से बनने वाला जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। जैसे कि बोन है, जैसे कि ब्लड है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। कार्टिलेज है, ये मसल नहीं, मसल मस्कुलर टिश्यू का उदाहरण है। चलिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, ब्लड जो है वो किस प्रकार के टिश्यू का उदाहरण है? आपसे पूछा जा सकता है किसी भी ऑर्गन की आउटर सरफेस जो है किस टाइप के टिश्यू से बनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए, टिश्यू जो है एपिथेलियम टिश्यू सबसे पहले दिया गया है कि टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ ऑर्गन। बस इतना ही आपको याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। सरफेस ऑफ ऑर्गन कौन सा जो है टिश्यू पाया जाता है? एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्किन, स्किन जो होती है आउटर स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियम से। रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, बाहर का जो आवरण है उसकी बात कर रहा हूं। कनेक्टिव प्रोवाइड्स द स्पोर्ट्स प्रोटेक्शन एंड द स्ट्रक्चर। बस इतना ही याद रखना है। कौन से टिश्यू जो है आपसे पूछा जा सकता है वो स्पोर्ट प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो आपके कनेक्टिव टिश्यू देते हैं। उसके बाद ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वगैरह जो कंपोज वगैरह भरे होते हैं इसके अंदर, ये सारी मैंने आपको बता दी है। कनेक्टिव टिश्यू में आते कौन कौन है? एक तो आपको याद रखना बोन, हड्डी, कार्टिलेज, उपास्थि, ब्लड, एडिपोज टिश्यू जिनको फैट टिश्यू बोलते हैं, टेंडन होती है मसल और जो आपकी बोन है उनको जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं। जैसे कि ये बोन है, कोई बोन के ऊपर मसल है। अब मसल को बोन से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इनको अपन बोलते हैं टेंडन। एक होते हैं बोन को बोन से जोड़ने वाले, बोन को बोन से जोड़ने वाले जो लिगामेंट कहलाते हैं।
ये क्वेश्चन 2 पूछे बहुत जाते हैं। तो लिगामेंट, टेंडन, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। कनेक्टिव का मतलब जोड़ते हैं पूरी की पूरी बॉडी को, जो है सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। एपिथेलियम सरफेस पर होते हैं, ये जोड़ते हैं। मस्कुलर, मसल्स की फॉर्मेशन करते हैं और कुछ नहीं करना है। मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट देते हैं, आपको ये वर्ड याद रखना है, मूवमेंट एंड जनरेटिंग फोर्स इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है काम इन्हीं का है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, जितनी भी मसल्स हैं उनकी फॉर्मेशन, चाहे वो हार्ट की मसल है, चाहे वो बोन के ऊपर मसल है, चाहे आपकी रेस्पिरेटरी की मसल है, किसी भी चीज़ की मसल है, वो सारी किसकी बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। उसके बाद देखिएगा नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या है भाई? नर्वस टिश्यू क्या है? जो नर्व का निर्माण करता है, न्यूरॉन का निर्माण करता है, या फिर नर्वस टिश्यू किसके का क्या काम करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है? कोऑर्डिनेशन, यानी कि कंट्रोल, समन्वय आदि का काम जो है ये करता है, सिग्नल्स को भेजता है। या फिर आप ये कह सकते हो ब्रेन का निर्माण, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पेरिफेरियल नर्व, इनका निर्माण किस टिश्यू से होता है? तो ये जो है आपके किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं अपना। अब आते हैं प्लांट टिश्यू। जिस प्रकार आपके ह्यूमन के या फिर एनिमल के टिश्यू होते हैं, सेम वैसे ही प्लांट के भी टिश्यू होते हैं। अब प्लांट टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिएगा, प्लांट आर मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, बहुत से टिश्यूज से बने होते हैं, जिनकी मेन टाइप देखिए, मुख्यतः अगर मैं बात करूँ 2 टाइप से डिवाइड करते हैं हम। वैसे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक, एक सिंपल डिवीजन बता रहा हूं मैं आपको, और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वे होती हैं जिनके अंदर डिवीजन पाया जाता है। सुन लेना भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। वो टिश्यू जिनमें डिवीजन होता है उनको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, यानी कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं। डिवीजन, ठीक है, ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं प्लांट की, ठीक है। परमानेंट का मतलब इनमें नो डिवीजन, इनमें कोई भी डिवीजन नहीं पाया जाता, नो डिवीजन, ग्रोथ में काम नहीं करते, लेकिन और भी तो बहुत से काम भाई प्लांट के पास। क्या क्या? ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट और सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में कौन कौन आते हैं? पैरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, आगे आएंगे। पैरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। इनको आप 1 मिनट के लिए याद कर लेंगे कि कौन से टिश्यू किस टाइप के हैं। 2 टाइप के टिश्यू मैंने आपको बताया। मेरिस्टेमेटिक का मतलब जिनमें डिवीजन है, यानी कि ग्रोथ करते हैं, प्लांट की सारी ग्रोथ इनकी वजह से है। परमानेंट का मतलब ये जो है ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि इनमें डिवीजन नहीं होता, लेकिन और भी तो काम है प्लांट के अंदर, जैसे कि फूड को प्रिपेयर करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, उसके बाद हार्डनेस लाना है प्लांट के अंदर, वाटर को सर्कुलेट करना है, फूड को सर्कुलेट करना है, ये सारे भी तो काम हैं। तो इधर देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। 2 बात याद रखनी, डिवीजन होती है और ग्रोथ करते हैं। जहां पर भी ग्रोथ होगी, टिप ऑफ रूट, शूट्स वगैरह जितनी भी होती हैं, ग्रोथ का काम जो होता है, इसको बस एक ही बात याद रखना है, प्लांट ग्रोथ टिश्यू आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ यही करेंगे। उसके बाद आ जाओ, देखिए प्लांट को इसने अलग टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं हम। अलग से कैसे? जैसे कि डर्मिनल टिश्यू भी हम कह सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू भी हम कह सकते हैं, और वस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। डर्मिनल का मतलब जो आवरण, बाहरी आवरण बनाते हैं, बाह्य आवरण बनाते हैं, आउटर आवरण बनाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपी वर्ड आप एक बात समझ सकते हो, एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कवरिंग जो बनाते हैं टिश्यू, उनको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस प्लांट टिश्यू। एक होता है स्टोमेटा। प्लांट के बाहर जो होते हैं वो छिद्र पाए जाते हैं, प्लांट जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। सरफेस का निर्माण तो एपिडर्मिस करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके थ्रू ही वाटर अंदर आता है, बाहर जाता है, इनके थ्रू ही CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। मतलब स्टोमेटा वो छिद्र है, वो होल है जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। और ये पाए कहां पर जाते हैं? ड्रमल एरिया में। ड्रमल का मतलब होता है आउटर एरिया। जैसे हमारा ये ड्रमल एरिया है, वैसे ही प्लांट का जो बाह्य एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रमल टिश्यू बोलते हैं, एपिडर्मिस और स्टोमेटा। इसमें मेरिस्टेमेटिक का जिक्र नहीं कर रखा है इसने, मेरिस्टेमेटिक अलग टाइप का है। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ करता है, ठीक है।
ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, ये दोनों जो ना, ये दोनों आपके परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक, इसमें ग्रोथ होती है, वो परमानेंट है, ग्रोथ नहीं होती। ये परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और वस्कुलर टिश्यू को जो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेस्कुलर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है। ये जाइलम है, जय का मतलब जल, ये जल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फाइलम का मतलब फल, फल का मतलब फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका ट्यूबुलर होता है, इनको इसलिए वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू जैसे कि पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा क्या करता है, पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे लिए फूड का इंतजाम करते हैं, भोजन का इंतजाम करते हैं, तो ये भी फूड को स्टोर करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कॉलेज में जब लड़का जाता है ना, कॉलेज में जब लड़का जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, आज़ादी मिल जाती है। तो कोलेनकाइमा जो होता है वो पौधों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, प्लांट को। स्केलेरनकाइमा, स्कूल में जब बच्चा जाता है ना, स्कूल में, तो वो बहुत ज़्यादा जो तापिये होते हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स, ये करना है वो करना है। तो प्लांट के अंदर जितनी भी हार्डनेस होती है ना, वो स्केलेनकाइमा के अंदर होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आगे ये लाइनों में पाएंगी बातें, वो आप समझ नहीं पाओगे। जाइलम जल, फाइलम फल, बस खेल खत्म, कुछ नहीं है। और प्लांट टिश्यू कंप्लीट, फिर भी देख लेते हैं। इधर देखो भी प्लांट टिश्यू में डर्मल टिश्यू है। दिस टिश्यू फॉर्म्स द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट। मैंने अभी भी बताया ना, आउटर मोस्ट कवरिंग देते हैं ये, जो क्या करते हैं, जो है इंजुरी वगैरह, पैथोजन वगैरह, एक्सेसिव लॉस वगैरह, इनको से बचाते हैं। भाई सिंपल सी बात है। ग्राउंड टिश्यू समझते होगे क्या मतलब है, ये जो बैरियर है, मतलब रोकते हैं किसको, बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आए, बाहर अंदर से ज़्यादा पानी बाहर ना चला जाए, ये जो होते हैं डर्मल टिश्यू कहलाते हैं। ग्राउंड टिश्यू, दिस टिश्यू फिल्स द स्पेस बिटवीन द डर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू, दो में है ये डिवाइड। उसके बाद इट हैज़ वेरियस फंक्शन एंड इंक्लूडिंग द फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सपोर्ट। तो ये जो होते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सपोर्ट का काम करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए फोटोसिंथेसिस वगैरह भी इन्हीं में होता है। देखिए द ग्राउंड टिश्यू कैन बी डिवाइडेड into 3 टाइप्स है। ग्राउंड टिश्यू को मैंने क्या बताया था, सिंपल, इनको ग्राउंड टिश्यू का एक नाम और दिया था मैंने, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि आपके ग्राउंड टिश्यू को क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पेरेन्काइमा, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स फूड का निर्माण करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फूड कौन बनाता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस सन के द्वारा ही, सूर्य के द्वारा ही। स्टोरेज, सेक्रेशन, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे लिए फूड बनाते हैं, फूड का इंतजाम करते हैं, स्टोर करते हैं भविष्य के लिए, हाँ भाई तेरे को जरूरत पड़ेगी। कोलेनकाइमा, कॉलेज में बच्चे क्या हो जाते हैं, कॉलेज में बच्चे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब जैसे कि टहनियाँ जो है हिलती हैं, पत्ते जो हैं हिलते हैं, मैकेनिकल हो गया ना ये, मतलब हिलना डुलना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाते हैं प्लांट्स को। कौन बनाते हैं, कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्कूल में क्या हो जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा हम क्या हो जाते हैं भाई, आप ये मान के चलो हार्ड हो जाते हैं पेरेंट्स, भाई ठीक है भाई रिजिड है, आपको यहीं पर रहना है। तो ये क्या करते हैं, ये रिजिड सपोर्ट देते हैं टू द प्लांट। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रिजिड सपोर्ट का मतलब हार्डनेस टू प्लांट। देखिए प्लांट हार्ड होते हैं, तो ये हार्डनेस टू द प्लांट कौन देते हैं, तो ये आपके स्केलेरनकाइमा देते हैं। तो आई होप ये चीज़ें जो है आप बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा, कभी मत भूलना भाई इनको। पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, बस कीवर्ड्स को आप याद रखना। इधर देखना भी, वस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो वस्कुलर टिश्यू उनके करते हैं, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनको वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये भी इसका नाम है। दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। देखिए जाइलम जल, जाइलम में क्या छुपा हुआ है, जल छुपा हुआ है, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, ये जो है आपके जाइलम करते हैं। फ्लोएम, फल है ना, फल क्या है,
फूड है ना, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन, शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर, हार्मोन वगैरह, ये जितने भी फूड वगैरह, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? ये आपके फ्लोएम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, फूड और जल, जल का जाइलम, फूड का फाइलम, बस खेल खत्म। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लांट टिश्यू हमारा कंप्लीट होता है। इधर आप देख लेना, प्लांट टिश्यू के अंदर ये आपका वस्कुलर टिश्यू होते हैं। वस्कुलर टिश्यू जो क्या करते हैं, जैसे जाइलम है, ये जाइलम है, जाइलम क्या करेगा? जाइलम जो है आपके वाटर को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये देखो, ये टिश्यू है, ये आपका टिश्यू है, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है। ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये आपका फ्लोएम है, और ये आपको जो दिख रहा है ये वाला ऑरेंज कलर का, ये जो आपका क्या है? आपका जो है आपका जाइलम है। क्या है? जाइलम है। तो इधर देखिए, जाइलम क्या करता है? ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है अभी। कैम्बियन, व्हाट इज कैम्बियन? कैम्बियन क्या है? तो इन दोनों टिश्यू के बीच में पाया जाने वाला क्या कहलाता है? अभी कैम्बियन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप ये चीजें आप जो है क्लियर कर रहे होंगे। तो आज का शायद सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, और आज का थोड़ा टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा बड़ा भी था। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको इन चीजों को पढ़ना है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। जय हिंद साथियों। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है एसएससी की जनरल स्टडी की जो बुक है, 8th एडिशन इसमें लॉन्च कर दिया है। बहुत फेमस किताब है पिनेकल की है, 6500 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे ये किताब है, वो कंटेंट डेवलप किया गया है। 8th एडिशन है ये किताब, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये किताब अलग अलग आती है। चैप्टर वाइज बुक है, और बेस कौन सा है? एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे हमने रखा है इसको। आपको ये किताब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की है किताब, और ये मैं आपको पूरा इमेज दिखा रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो लेटेस्ट कंटेंट है उसके आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन है डिटेल में, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाती है पिनेकल की बुक में। ये किताब बहुत ज़्यादा इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक क्वेश्चन है उसके नीचे जो सॉल्यूशन होता है ना, वैसे देखने में 6500 क्वेश्चन है, 6500 है, लेकिन 25 से 30,000 क्वेश्चन से कम नहीं होते इस किताब में। बहुत ही कॉम्पैक्ट कंटेंट है, ईजी टू रीड है किताब, और लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो आप इस किताब को जरूर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ। ऑल द बेस्ट।